नमस्कार, जोहार, झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात रांची के राजकुमार और कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी की। चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने साफ कर दिया है कि वे कम से कम एक सत्र में चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से खेलते दिखेंगे और विल्स पोडू यानी सीएसके के प्रशंसक उन्हें चेन्नई के चेपॉक मैदान में फेयरवेल मैच खेलते देख सकेंगे। धोनी चेन्नई सुपर किंग्स की प्रायोजक कंपनी के इवेंट में प्रशंसकों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जहां तक संन्यास की बात है वो अब भी आप आ सकते हैं और मुझे सीएसके के लिए खेलते हुए देख सकते हैं। धोनी ने कहा कि ये उनका आखिरी मैच हो सकता है और प्रशंसकों को उन्हें विदाई देने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि हम चेन्नई में खेलेंगे और वहां प्रशंसकों से मिल सकेंगे। और अब बात अंधविश्वास के अंधेरे की। दुमका में मृत बच्चे को जिंदा करने के लिए घंटों अंधविश्वास का खेल चलता रहा। दरअसल नगर थाना के ग्वालापाड़ा मोहल्ले में सेप्टिक टैंक के शौचालय में एक 4 साल का बच्चा गिर गया था। परिजन उसे आनन फानन में फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। बावजूद इसके परिजन बच्चे को मृत मानने को तैयार नहीं दिखे। अंधविश्वास में पड़कर परिजन करीब 2 घंटे तक बच्चे को जीवित करने की कोशिश में जुटे रहे। इस दौरान लोग बच्चे के शरीर पर मालिश करते रहे, जंतर पहनाया गया, लेकिन बच्चे की सांस नहीं लौटी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और उसके बाद परिजन बच्चे के शव को लेकर झाड़ फूंक कराने ले गए। हैरत की बात यह है कि अंधविश्वास के इस खेल में पूरा मोहल्ला साथ दे रहा था। बच्चा सेप्टिक टैंक में मृत्यु हो गया था, फिर अस्पताल ले गए थे लोग। वहाँ से फिर घर में लोग उसको मृत मानने से इनकार कर रहे हैं। सूचना मिला है, पुख्ती जानकारी नहीं है, मैं ही पता लगवा रहा हूँ। और अगर उस बीच में कुछ अंधविश्वास टाइप का अगर लोग कर रहे हैं कि कुछ करने से ओझा गोली, तो ये उचित नहीं है। आज के डेट में अंधविश्वास ये सब कुछ होता नहीं है। और देखिए, अब इस पूरे मामले में कई सवाल भी उठने लगे हैं। सवाल उठता है कि क्यों नहीं आखिर अंधविश्वास का अंधेरा छट रहा है। ऐसे तमाम सवाल है जो न्यूज़ 18 लगातार सामने खड़े कर रहा है कि आखिर अंधविश्वास का अंधेरा क्यों नहीं छट रहा है। मृत बच्चे को जिंदा करने का आखिर खेल क्यों चल रहा है। तस्वीरें देखिए किस तरीके से मृत बच्चे को झाड़ फूंक के द्वारा जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। पढ़े लिखे लोग बेवकूफ क्यों बन रहे हैं, ये गंभीर सवाल है। और देखिए, हमारे फोन लाइन पर नीतीश कुमार हमारे सहयोगी। नीतीश, आज के दौर में भी इस तरीके की अंधविश्वास की घटना सामने आती है। लोगों में जागरूकता की भारी कमी, खासकर अगर ग्रामीण इलाकों की बात की जाए तो लोग अभी भी अंधविश्वास के चक्कर में पड़ते हैं। जी, इस बार एक बार फिर जो है दुमका में अंधविश्वास का कहर फिर एक बार देखा गया है। कई बार तो ग्रामीण इलाकों में इस तरह की चीजें देखी जाती थी, लेकिन इस बार जो है दुमका शहरी इलाकों में इस बार अंधविश्वास का खेल देखा गया। दुमका नगर थाना क्षेत्र का यह मामला है। ग्वालापाड़ा मोहल्ले में जब दोपहर के दिन जब बच्चा खेल रहा होता है, उस दौरान जो है वो शौचालय अर्धनिर्मित टंकी में गिर जाता है और उससे उसकी मौत हो जाती है। तकरीबन कई घंटों के बाद जब इसकी सूचना परिजनों को मिलती है तब उसे निकाला जाता है और कई मशक्कत की जाती है। बच्चों को जगाने का प्रयास किया जाता है, जीवित करने का हर संभव प्रयास किया जाता है। वहाँ के बुजुर्ग लोग उसे तेल लगाते हैं, उसके बाद अगरबत्ती जलाते हैं और यह भी कहते हैं कि इसे बाहर कहीं झाड़ फूंक के लिए ले जाया जाना है। इस तरह की अंधविश्वास जैसी चीज अब भी कहीं ना कहीं ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भी अक्सर देखा जा रहा है। बिल्कुल नीतीश, हैरत की बात यह है कि पूरा मोहल्ला इस काम में शामिल था। क्या किसी ने भी परिजनों को समझाने की कोशिश नहीं की? नहीं, इस तरह के पूरा मोहल्ला इसमें साथ दे रहा था और अंधविश्वास जैसी चीजों पर और खासकर और भी बढ़कर इस चीज को बोल रहे थे कि जो झाड़ फूंक है उसे कराने से ठीक हो जाएगा। कहीं ना कहीं अभी भी ग्रामीणों और जो शहरी इलाकों में भी इस तरह का अंधविश्वास जैसा चीज जो है वो अभी भी बना हुआ है और मोहल्ला भी इस क्रम में पूरी साथ दे रहे थे। चलिए नीतीश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए।
देवघर के जसीडीह थाना क्षेत्र के टाभा घाट मोड़ के पास एक ट्रक के पीछे एक शख्स का शव झूलता मिला। आशंका जताई जा रही है कि हत्या कर उसके शव को ट्रक के पीछे रस्सी के सहारे टांग दिया गया है। स्थानीय लोगों ने शव को देखने के बाद पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी। मृतक के जेब से एक आधार कार्ड बरामद किया गया है, जिसमें उसका नाम मुरलीधरन है, जो कि तमिलनाडु का रहने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। 7 बजे जसीडीह थाना अंतर्गत टावाघाट मोड़ के पास एक ट्रक में जो है एक रस्सी के सहारे झूलता हुआ शव की सूचना प्राप्त हुई, जिसके आधार पर वहाँ गए तो रस्सी से जो है झूलता हुआ जो एक शव बरामद किया गया है, जिसका इंक्वेस्ट तत्काल घटनास्थल पर करके अस्पताल देवघर भेजा गया है और पॉकेट से उनका आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस मिला है, जिसके आधार पर उनका नाम पता का सत्यापन हो गया है। आगे कार्रवाई की जा रही है। क्या लगता है सर, कैसे? तो अभी तो पोस्टमार्टम के बाद कुछ कहना ठीक रहेगा। वहीं देखिए, झारखंड में स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए आज का दिन बेहद खास है। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य की जनता को कई सौगात देने जा रहे हैं। रिम्स सहित सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन समेत कई और सुविधाएं दी जाएंगी। रिम्स में तैयारियों का जायजा लिया न्यूज़ 18 से हमारे सहयोगी अविनाश कुमार ने। झारखंड में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई सौगात मिलने जा रहे हैं। इस वक्त हम रिम्स के ट्रॉमा सेंटर परिसर में हैं और आज का जो कार्यक्रम है उसकी तैयारी भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो होर्डिंग्स लगाए गए हैं। पूरे रिम्स परिसर की अगर आप बात करें तो कई तरह की तैयारियां चल रही हैं। इस बीच ये बताना ज़रूरी है कि जो आज सौगात मिलेगी उसके बाद राजधानी रांची में इस रिम्स परिसर में आने वाले वैसे मरीज जो किसी भी तरह की जांच कराना चाहते हैं 24 घंटे जांच की सुविधा होगी और जिस जांच के बाद लोगों को 2 से 3 दिन तक का इंतज़ार करना पड़ता था उस रिपोर्ट के लिए, अब वो बहुत आसानी से समय पर मिल पाएगा। सिटी स्कैन की बात करें, लंबे अरसे से अगर हम कहें तो रिम्स में सिटी स्कैन की व्यवस्था नहीं थी और लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है उसके मार्फत अब ये सुविधा शुरू हो जाएगी। अगर हम कोबास मशीन की बात करें जो कोरोना संक्रमण के दौरान पूरे देश भर में चर्चा का विषय रही, उसके अगर स्ट्रेंथ को लेकर बात करें, कैपेसिटी को लेकर बात करें तो ये कहा जा रहा था कि कोबास मशीन से बहुत जल्द बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल की जांच हो सकती है। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो इसी आज के सौगात में ऑक्सीजन की भी व्यवस्था एक नए तरीके से, मतलब अब रिम्स के अंदर अगर हम कहें तो ऑक्सीजन की कमी नहीं होने जा रही है वैसे मरीजों के लिए जिन्हें ऑक्सीजन की समय पर ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावे रिम्स के अलावे भी अगर हम राज्य के अलग अलग अस्पतालों की भी बात करें तो कई तरह के सौगात की शुरुआत आज से होने जा रही है। इस सौगात के बाद थोड़ी राहत ज़रूर मिलेगी मरीजों को। कैमरा पर्सन संजीव के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने टीएसी पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है। रमेश बैस ने कहा है कि टीएसी की मूल भावना को नष्ट नहीं किया जा सकता है। वो इस मामले में कानूनी सलाह ले रहे हैं। राज्यपाल ने कहा है कि फिलहाल उनके पास टीएसी से संबंधित कोई फाइल नहीं आई है। राज्यपाल ने यह भी कहा कि कोई भी विधानसभा बिल पास कर सकती है और मूल भावना को नष्ट नहीं कर सकती है। दरअसल हेमंत सोरेन सरकार ने टीएसी की नई नियमावली में राज्यपाल की भूमिका को खत्म कर दिया है, जिसके बाद से टीएसी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। वहीं देखिए, झारखंड में टीएसी को लेकर राजनीति तेज हो गई है। राज्यपाल के बयान के बाद मांडर विधायक और टीएसी के सदस्य बंधु तिर्की ने कहा है कि राज्यपाल अगर कोई सलाह दे रहे हैं तो उस पर राज्य सरकार को जरूर विचार करना चाहिए। वैसे टीएसी के संचालन नियमावली में सिर्फ बदलाव किया गया है। इस बदलाव में मूल भावना से कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। इस मामले को राजनीतिक तूल देने की आवश्यकता नहीं है। वहीं बीजेपी ने इस पूरे मामले को लेकर कहा है कि संवैधानिक रूप से तय नियमावली में बदलाव ही मूल भावना को नष्ट करने जैसा है। बीजेपी शुरू से इस बदलाव और राज्यपाल के अधिकार को खत्म करने का विरोध कर रही है। हमको लगता है कि किसी तरह का मूल टीएसी का मूल भावना में कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया। तब है कि महामहिम विद्वान हैं, काफ़ी पॉलिटिकल रूप से पूरे ने राजनीतिक अनुभव, हर चीज़ का उनको जानकारी है।
अगर महामहिम को ऐसा लगता है तो राज्य सरकार को सलाह तो दे ही सकते हैं, और इस तरह से अगर सलाह वो देते हैं यहाँ के हित के लिए तो राज्य सरकार को मानना भी चाहिए इसके लिए। राज्यपाल ने बिल्कुल सही कहा, जो टीएसी का गठन हुआ वो पूरे तरीके से असंवैधानिक है, और गवर्नर जो होते हैं वो शेड्यूल एरियाज में ट्राइबल कस्टमरी लॉज के कस्टोडियन होते हैं। अगर आपने कोई कानून ऐसा बना दिया जो उनको बाईपास करके आपने टीएसी का गठन किया, तो ये संविधान की मूल भावना के विपरीत है, और जो यहाँ के अनुसूचित जनजाति हैं उनके हितों की कहीं ना कहीं अनदेखी कर रही है। मुझे लगता है ये विशुद्ध रूप से सरकार का राजनीतिक फैसला था। हमने इसका उस समय भी विरोध किया था, और महामहिम ने भी बिल्कुल सही कहा है कि इस मुद्दे पर वो कानून विशेषज्ञों से राय ले रहे हैं, और अंततः इस बात से हम लोगों ने जो हमेशा स्टैंड लिया था उसकी भी पुष्टि होती है। और देखिए, झारखंड के शिक्षाविद कर्मा उरांव ने टीएसी पर राज्यपाल के बयान का समर्थन किया है। कर्मा उरांव ने कहा है कि टीएसी में राज्यपाल की भूमिका को समाप्त नहीं किया जा सकता है। कर्मा उरांव से बात की न्यूज़ 18 से हमारे सहयोगी अविनाश कुमार ने। झारखंड में फिर से एक बार टीएसी का मुद्दा चर्चा में है। राज्यपाल रमेश बैस के द्वारा इस पर टिप्पणी किए जाने के बाद से अब फिर से ये मामला गर्मा गया है। हमारे साथ कर्मा उरांव जी हैं, शिक्षाविद हैं, उनसे जानते हैं। कर्मा जी, राज्यपाल कह रहे हैं कि मूल भावना नष्ट नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है। उनका इशारा किस ओर है? देखिए, देश में संघीय प्रणाली है, उसमें राज्यपाल की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। इस मामले में भी, टीएसी के मामले में, राज्यपाल का अनुमोदन आवश्यक था, ताकि यह जो असेंबली और सरकार के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए एक थर्ड संस्थाएं हैं, उसको संविधान के मूल भावना के अनुरूप रहना चाहिए। मेरे समझ से राज्यपाल का जो संदेश है वो सही है, संवैधानिक स्वरूप। मतलब हेमंत सोरेन ने गलत की है, या उनकी सरकार ने जो स्टेप लिया है और जो बात कही गई कि राज्यपाल की भूमिका को यहाँ खत्म किया जाए, ये निर्णय गलत है? नहीं, हाफ गप में ये सब डिसीजन नहीं होना चाहिए। संवैधानिक चीज़ें हैं, चूँकि ये संपूर्ण आदिवासी समाज की अस्तित्व का सवाल है, उनकी सुरक्षा का सवाल है, संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त है। और राज्यपाल की भूमिका रहने से यह ज़्यादा मजबूत संस्थाएं के रूप में विकसित हो सकती है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में स्पष्ट लिखा हुआ है और ये दर्ज है, और इसमें किसी न किसी हालात में हम लोग, राज्य सरकार ने कुछ जल्दीबाजी में थोड़ा सा हमको लगता है विचलन हुआ है संविधान के। अब क्या करना चाहिए हेमंत सोरेन? समीक्षा करके इसको रिजॉल्व करना चाहिए, गवर्नर और राज्यपाल से मशविरा करके इसको दुरुस्त किया जाना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात सर ने कही है कि एक साथ बैठकर इस पूरे मसले का समाधान करना चाहिए। और कर्मा जी का कहना है कि जो राज्यपाल कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, उनका इशारा सही ओर है। राज्यपाल की भूमिका को टीएससी से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, उन्हें दूर नहीं किया जा सकता है। कैमरा पर्सन संजीव के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। वहीं देखिए, झारखंड कांग्रेस में बड़े बदलाव की स्क्रिप्ट तैयार हो रही है। प्रदेश कांग्रेस के कई जिलाध्यक्ष बहुत जल्द बदले जा सकते हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो लंबे समय से पद पर बने हुए हैं। पार्टी की दलील है कि संगठन में बदलाव की वजह ऐसे नेताओं की सुस्त सक्रियता और अंदरूनी सियासत है। आखिर क्या है कांग्रेस का झंझट, देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। झारखंड कांग्रेस में उलटफेर की तैयारी चल रही है। ये बदलाव संगठन के अंदर एग्जिट और इंटर पॉलिटिक्स का हिस्सा बताया जा रहा है। यानी नए प्रदेश अध्यक्ष के सक्रिय होते ही पुरानी टीम में शामिल नेताओं की छुट्टी होने वाली है। बहुत जल्द कांग्रेस के कई जिलाध्यक्ष बदले जाएंगे, ऐसी संभावना जताई जा रही है। जिला स्तर पर बदलने वाले चेहरों में ज्यादातर लंबे समय से पद पर बने रहे नेता शामिल हैं, जबकि कुछ जिलाध्यक्षों की कुर्सी संगठन के अंदर उनके सुस्त राजनीति की वजह से जाने वाली है। जिन जिलाध्यक्षों के बदले जाने की चर्चा है उनमें रांची, रामगढ़, जमशेदपुर, बोकारो, हजारीबाग, धनबाद, गिरिडीह, चतरा, लातेहार, देवघर, दुमका और लोहरदगा जिला शामिल है। पार्टी के नए जिलाध्यक्षों को लेकर लॉबिंग भी तेज हो चुकी है। हालांकि इसे लेकर पार्टी की ओर से बदलाव वाली सफाई दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं पुराने लोग, नए लोग, जब तक एक सामंजस्य नहीं बनेगा, हमें लगता है कि तब तक संगठन
गतिशीलता प्रदान करने में कामयाब नहीं होगी। और क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष एक ऊर्जावान व्यक्ति हैं, तो स्वाभाविक तौर पे संगठन में गतिशीलता प्रदान करने के लिए जो पुराने जिला अध्यक्ष हैं उनको अन्य जगहों पे जिम्मेवारी सौंपते हुए नए लोगों को जिला में जिम्मेवारी दी जाएगी। झारखंड कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कमान संभालने के बाद जिला स्तर पर दौरा भी तेज कर दिया है। वैसे पार्टी बदलाव को लेकर संगठन से जुड़ी दलील दे रही है। क्रिया में कई लोग जो बरसों से कार्यरत हैं, कहीं ना कहीं संगठन में उसके धारदार बनाने के लिए परिवर्तन की आवश्यकता होती है और उन तमाम परिवर्तनों को किस प्रकार से मूर्त रूप दिया जा सके, नई टीम, नए अध्यक्ष, नए कार्यकारी अध्यक्ष और प्रभारी आदरणीय आरपीएन सिंह जी, तमाम पहलुओं पर नेता विधायक दल सारे लोग विचार विमर्श करेंगे। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के साथ सत्ता का कदमताल कर रही कांग्रेस के लिए संगठन का विस्तार हालांकि इतना आसान भी नहीं। पुराने वोट बैंक को हासिल करने के साथ ही युवाओं के बगैर समर्थन मिले हाथ को मजबूत कर पाना मुमकिन नहीं है। शायद इसी कारण से कांग्रेस झारखंड की सियासत में अपनी सक्रियता बढ़ाने में जुट गई है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। सिमडेगा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी के बीच 254 उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई है। ये सभी पिछली बार पंचायत चुनाव में खड़े हुए थे, लेकिन चुनाव में खर्च का ब्यौरा नहीं सौंपा। जिन उम्मीदवारों को अगले 3 साल के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है, उनकी सूची भी जारी कर दी गई है। इसमें मुखिया पद के 43 उम्मीदवार, ग्राम पंचायत सदस्य के 135 और पंचायत समिति सदस्य की 76 अभ्यर्थी शामिल हैं। चुनाव 2015 में कि वैसे अभ्यर्थियों जिन्होंने अपना लेखा जोखा या उनका जो निर्वाचन में व्यय हुआ है उसकी विवरणी समर्पित नहीं किया, जिनको हम लोगों ने कई बार नोटिस किया, उसके बावजूद उन्होंने समर्पित नहीं किया। तो वैसे अभ्यर्थियों को जिनमें मुखिया भी हैं, मुखिया सदस्य भी हैं, पंचायत समिति सदस्य और वार्ड के मेंबर्स के सदस्य हैं, उन सबको डिबार किया गया है। वैसे अगर कुल देखा जाए तो पूरे ज़िले से 43 मुखिया कैंडिडेट, 135 ग्राम पंचायत सदस्य और 76 पंचायत समिति सदस्यों को अगले 3 साल के लिए निर्हित किया गया है, अर्थात उनको अगले 3 साल चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया गया है। झारखंड के बाल सुधार गृह के बेहतरी के प्रयास शुरू हो गए हैं। इसी क्रम में 6 बाल सुधार गृह की जिम्मेदारी संभाल रहे कर्नल जीवन कुमार रांची के डुमरदगा बाल सुधार गृह पहुंचे, जहां उन्होंने अमर जवान स्मारक से लाई गई मिट्टी बाल कैदियों को दी और उनसे अपराध छोड़ने की शपथ दिलाई। मेडिटेशन और दूसरे कार्यक्रम के जरिए बाल कैदियों के आचार व्यवहार को बदला जा रहा है। कर्नल जीवन कुमार की माने तो वो उन बच्चों में स्किल डेवलप कर उन्हें बेहतर इंसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए कई प्रोग्राम भी बनाए गए हैं। 2 प्रोग्राम गुस्सा और नशे को ध्यान में रखते हुए एक एंगर मैनेजमेंट, एक कैप्सूल इनके लिए हमने ऑर्गेनाइज किया। एंगर मैनेजमेंट के बारे में बताया और कैसे नशा छोड़ा जाता है उसके बारे में बताया, और साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के एक रिटायर्ड जो ऑफिसर हैं वो हमारे लिए एक कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं, जिससे कि हमें पूरी तरह से पारंगत करेंगे इसके बारे में। वही देखिए, सिमडेगा का एक लाल बाइक से पूरा देश भ्रमण कर हरियाली के जरिए ऑक्सीजन बढ़ाने का संदेश देने निकला है। कोविड से लंबी लड़ाई लड़कर खड़े हुए अभिमन्यु ने अपने अभियान की शुरुआत गांधी जयंती पर मध्य प्रदेश से की। वहां से छत्तीसगढ़ होते हुए वो सिमडेगा पहुंचे। अभिमन्यु के पिता सिमडेगा में नौकरी करते हैं। अभिमन्यु जहां जहां जा रहे हैं वहां लोगों के बीच पौधे भी बांट रहे हैं। अभिमन्यु लगभग 30,000 किलोमीटर की यात्रा 100 दिनों में पूरा करेंगे। और चलिए अब देखते हैं झारखंड 2020।